हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होता है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कोई भी प्रॉमिस एनफोर्सिएबल नहीं होगा, यानी लीगली एनफोर्स करना पॉसिबल नहीं होगा। क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। लीगल टर्म्स में कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग इन रिटर्न। मतलब एक पार्टी कुछ देगी तो दूसरी पार्टी भी कुछ देगी। बेनिफिट एंड डेट्रीमेंट का कंसेप्ट। कंसिडरेशन का डबल एस्पेक्ट होता है। प्रॉमिसर के लिए बेनिफिट, प्रॉमिसर यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रॉमिसी के लिए डेट्रीमेंट, प्रॉमिसी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस करेगा उसको कुछ मिलना चाहिए, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको कुछ खोना भी पड़ सकता है। यही एक वैलिड कंसिडरेशन का रूल है। इंग्लिश लॉ के हिसाब से इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन को मेनली डेट्रीमेंट के सेंस में देखता है, यानी प्रॉमिसी को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस या लॉस फेस करना पड़ेगा, तभी वैलिड कंसिडरेशन होगा। इस यूनिट में हम क्या सीखने वाले हैं? इस यूनिट में हम कंसिडरेशन के कंसेप्ट को डीप समझेंगे और देखेंगे कि लॉ के हिसाब से कंसिडरेशन के लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.1 व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन एक प्राइस होता है जो प्रॉमिसी एग्री करता है पे करने के लिए, ताकि प्रॉमिसर अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करे। ये कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है, बिना जिसमें कोई भी प्रॉमिस लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा। मीसा वर्सेस क्यूरी केस, इस केस में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया। प्रॉमिसर के लिए कोई राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या बेनिफिट मिलता है। प्रॉमिसी के लिए कोई फोरबियरेंस, किसी चीज से रुकना, लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। इसका मतलब एक पार्टी को कुछ प्राप्त होता है और दूसरी पार्टी को कुछ सैक्रिफाइस या ऑब्लिगेशन लेना पड़ता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2D, इसमें डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन दी गई है। चलिए इसे समझते हैं। जब प्रॉमिसर की डिजायर पर प्रॉमिसी या कोई और इंसान कुछ करता है या किसी चीज से रुकता है या आगे करने का वादा करता है, तो ये एक्ट, एब्सिस्टेंस या प्रॉमिस कंसिडरेशन कहलाता है। यानी कंसिडरेशन सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं, कोई भी तीसरा व्यक्ति भी दे सकता है। ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन ये प्रॉमिसर की डिजायर पर होना चाहिए। कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल नंबर 1 समझते हैं। अजय ने भुवन की गारंटी ली कि अगर चैतन्य पेमेंट नहीं करेगा तो अजय पे करेगा। भुवन ने चैतन्य को 1 महीने के क्रेडिट पर माल बेचा। यहाँ पर क्रेडिट पर माल बेचना ही अजय के प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक कॉलेज ने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया कि जो भी 95% से ऊपर स्कोर करेगा उसको MNC में जॉब मिलेगी। कंसिडरेशन सिर्फ मॉनिटरी नहीं होता, यहाँ पर जॉब का प्रॉमिस कंसिडरेशन है जो स्टूडेंट के 95% वाले हार्डवर्क के बदले दिया जा रहा है। कंसिडरेशन एज एब्सिस्टेंस। कंसिडरेशन सिर्फ कुछ देना या लेना ही नहीं होता, बल्कि किसी चीज से रुकना, एब्सिस्टेंस भी एक वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। अभिषेक ने भारती से प्रॉमिस किया कि वो उस पर केस फाइल नहीं करेगा अगर भारती उसको 1 लाख रुपए दे देगी। यहाँ पर अभिषेक का केस फाइल न करना उसकी एब्सिस्टेंस है, जो कंसिडरेशन बनेगा भारती के ₹1 लाख पेमेंट के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4, ABC का इलेक्ट्रिक आइटम्स का शॉप है और XYZ उसके बगल में एक और इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाहता है। ABC ने XYZ को 2 लाख रुपए ऑफर किए ताकि वो अपनी शॉप 1 किलोमीटर दूर शिफ्ट करे। यहाँ पर XYZ का शॉप न खोलना एब्सिस्टेंस कंसिडरेशन है, जो ABC का बेनिफिट बन रहा है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसिडरेशन तभी वैलिड होगा जब वो प्रॉमिसर के कहने पर दिया गया हो। अगर कोई अपनी मर्जी से या किसी थर्ड पार्टी के कहने पर कुछ करे तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इंडिया में कंसिडरेशन सिर्फ प्रॉमिसी ही नहीं, बल्कि कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पार्टीज के बीच ही होता है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड है, पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन, पहले दिया गया कंसिडरेशन जो प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट पर किया गया हो। प्रेजेंट कंसिडरेशन, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी वक्त दिया जा रहा हो। फ्यूचर कंसिडरेशन, एक पार्टी अभी प्रॉमिस कर रही है कि वो फ्यूचर में कंसिडरेशन देगी। इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंसिडरेशन का मतलब है प्रॉमिस या परफॉर्मेंस जो दोनों पार्टीज एक दूसरे को एक्सचेंज करती है। फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, एक पार्टी को बेनिफिट, राइट, प्रॉफिट मिलता है, दूसरी पार्टी को डेट्रीमेंट, लॉस, फोरबियरेंस होता है। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन सिर्फ तब वैलिड होगा जब वो प्रोमिसर के कहने पर दिया गया हो। इसमें रिटर्न का एलिमेंट होता है, यानी दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सिएबल होता है अगर वो सेटलमेंट के प्रॉमिस के बदले हो। थर्ड पार्टी के कहने पर दिया गया कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता। अगर कोई एक्ट किसी थर्ड पार्टी के कहने पर किया गया हो तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। देखते हैं दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव केस। डी डिफेंडेंट ने पी प्लांटिफ से कहा कि वो उसको कमीशन देगा जो मार्केट में बिकने वाले गुड्स पर मिलेगा। पी ने मार्केट कंस्ट्रक्ट किया पर ये कलेक्टर सी के कहने पर किया, डी के कहने पर नहीं, क्योंकि मार्केट डी के कहने पर नहीं बना था, इसलिए डी कंसिडरेशन देने के लिए बाउंड नहीं था। कंक्लूजन, कंसिडरेशन प्रॉमिस के डिजायर पर होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, आर ने एस के गुड्स को फायर से बचाया बिना एस के कहने पर, क्योंकि ये एक्ट वॉलंटरी था, इसलिए आर रिवॉर्ड डिमांड नहीं कर सकता। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इंडिया में कंसिडरेशन सिर्फ प्रॉमिसी ही नहीं बल्कि कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग अगर प्रॉमिसर के डिजायर पर प्रॉमिसी या कोई और पर्सन कुछ करता है तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। मतलब कोई स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब आते हैं एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन पर। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, जब कंसिडरेशन एक एक्ट के फॉर्म में दिया जा चुका हो, मतलब काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हो। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, जब कंसिडरेशन सिर्फ एक प्रॉमिस हो जो फ्यूचर में फुलफिल होगा, मतलब अभी सिर्फ वादा किया गया हो पर एक्ट अभी बाकी हो। एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरी पार्टी के एक्ट का कंसिडरेशन भी हो सकता है और वाइस वर्सा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपए दिए और बी ने वादा किया कि वो एक महीने में वीट डिलीवर करेगा। ए का कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड है क्योंकि उसने पेमेंट कर दी। बी का कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी है क्योंकि उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है, डिलीवरी अभी पेंडिंग है। कंक्लूजन, जब कंसिडरेशन दिया जा चुका हो तो एग्जीक्यूटेड, और जब सिर्फ वादा हो तो एग्जीक्यूटरी कहलाता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन, जब कंसिडरेशन पहले दिया जा चुका हो और बाद में उस पर प्रॉमिस किया जाए। कंडीशन, ये तभी वैलिड होगा जब प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट पर दिया गया हो। अगर बिना रिक्वेस्ट के दिया गया हो तो वो सिर्फ एक मोटिव होगा, रियल कंसिडरेशन नहीं। प्रेजेंट कंसिडरेशन, जब कंसिडरेशन और प्रॉमिस एक साथ एक्सचेंज हो, मतलब पेमेंट या एक्ट तुरंत कंप्लीट हो रहा हो। फ्यूचर कंसिडरेशन, जब कोई पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो आगे चलकर कंसिडरेशन देगी, मतलब अभी सिर्फ वादा किया गया है पर परफॉर्मेंस बाद में होगी। एग्जाम्पल नंबर 8, ये पास्ट कंसिडरेशन के बारे में है। ए ने बी के कहने पर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की। एक हफ्ते बाद बी ने ए से वादा किया कि वो उससे पेमेंट करेगा। क्योंकि ए ने काम बी के कहने पर किया था तो ये पास्ट कंसिडरेशन होगा। ए बी पर केस कर सकता है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 9, प्रेजेंट कंसिडरेशन, जब एक कस्टमर कोई माल खरीदता है और तुरंत पेमेंट करता है तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है, मतलब पेमेंट और गुड्स एक्सचेंज एक साथ हो रहे हैं। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कंसिडरेशन का कोई फिक्स अमाउंट या वैल्यू नहीं होता। जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो प्रॉमिस के इक्वल नहीं भी हो सकता। बस इतना जरूरी है कि लॉ उससे एक वैलिड कंसिडरेशन मान सकता है। अगर एक पार्टी को कंसिडरेशन अनफेयर या बैड बार्गेन लगता है तब भी एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2 भी कहता है अगर प्रॉमिसर ने फ्रीली कंसेंट दिया है तो सिर्फ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होने से एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कंसिडरेशन इतना शॉकिंगली कम है कि लगता है कि पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी तो ये एज एन एविडेंस बन सकता है कि एग्रीमेंट जबरदस्ती कराया गया था। एग्जाम्पल नंबर 10, एक्स ने अपना घर जो 60 लाख का है सिर्फ 10 लाख में बेचने का प्रॉमिस किया। प्राइस का इतना कम होना सिर्फ अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहेगा जब तक कोई पार्टी ये प्रूव नहीं करती कि ट्रांजैक्शन कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से हुआ है। लीगली बाउंड परफॉर्मेंस वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। अगर कोई इंसान वैसे भी लीगली बाउंड है कोई काम करने के लिए तो उसका परफॉर्मेंस कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इसीलिए अगर किसी विटनेस को कोर्ट में गवाही देनी है तो उसके लिए अलग से पैसा देने का वादा वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अगर एक क्लाइंट अपने लॉयर को केस जीतने के बाद एक्स्ट्रा फीस देने का वादा करे तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा।
एक्सेप्शन, अगर कोई इंसान अपने लीगल ड्यूटी से ज़्यादा कुछ करने का वादा करे और वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो तो वो वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है। कंसिडरेशन वेग या अनसर्टन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 11, डॉक्टर की एक्स्ट्रा फीस का वादा इनवैलिड है। अगर ए एक डॉक्टर को कोई उसकी नॉर्मल फीस के अलावा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का वादा करे तो ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर का ट्रीटमेंट देना उसका प्रोफेशनल ड्यूटी है और वो वैसे भी फीस चार्ज करता है। इसीलिए एक्स्ट्रा पेमेंट का वादा एनफोर्सिएबल नहीं होगा। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं। कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लॉ के नज़र में वैल्यू रखती हो। अगर कोई कंसिडरेशन सिर्फ नाम का हो या फिर लीगली फिजिकली इम्पॉसिबल हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब जो वादा पूरा ही नहीं हो सकता उस पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 12, इल्यूजरी कंसिडरेशन। एक आदमी प्रॉमिस करता है कि वो मैजिक से खजाना ढूंढ लेगा या किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देगा। ये कंसिडरेशन इल्यूजरी है क्योंकि ये फिजिकली और लीगली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। नंबर 8, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सिर्फ कंसिडरेशन का होना ही काफ़ी नहीं है, वो लॉफुल भी होना चाहिए। अगर कोई कंसिडरेशन अनलॉफुल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब अगर किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इलीगल या अनएथिकल हो तो वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 13, ABC लिमिटेड ने मिस्टर एक्स से प्रॉमिस किया कि अगर वो 50,000 रुपये देगा तो उसको एक गवर्नमेंट बैंक में जॉब मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। गवर्नमेंट जॉब्स पैसा देकर नहीं मिल सकती, इस वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सिएबल नहीं हो सकते। 2.2, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन एक थर्ड पार्टी से भी आ सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर स्यू नहीं कर सकती। सिर्फ वही इंसान कॉन्ट्रैक्ट पर केस कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है। इसीलिए जो हमने पहले भी देखा था, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड होता है लेकिन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन केस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल नंबर 14, पी पर क्यू का उधार है। पी अपनी प्रॉपर्टी आर को बेचता है और आर प्रॉमिस करता है कि वो क्यू का उधार चुका देगा। अगर आर अपना वादा तोड़ देता है और पेमेंट नहीं करता तो क्यू आर के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकता क्योंकि आर इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल रूल क्या कहता है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू, इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन है, कुछ केसेस में स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या है। तो दोस्तों पहले आ जाते हैं ट्रस्ट पे। तो ट्रस्ट में बेनिफिशियरी भी अपना राइट एनफोर्स कर सकता है। दूसरा केस हमारा आ जाता है फैमिली सेटलमेंट का। यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में रहा तो जो नॉन पार्टी के जो फैमिली मेंबर्स है वो भी इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 पे आ जाते हैं। दो भाई थे एक्स एंड वाई, उन्होंने एग्री किया कि 20,000 एज एन अलाउंस मदर को देंगे। ये एग्रीमेंट कब हुआ दोस्तों? जब पार्टीशन हो रहा था उनके जॉइंट प्रॉपर्टी का, तो माँ को पैसे देने थे। बाद में दोनों ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने के लिए। अब मदर भले ही स्ट्रेंजर थी पर वो बेनिफिशियरी थी फैमिली सेटलमेंट, तो कोर्ट ने कहा कि भले ही वो पार्टी स्ट्रेंजर हो बट शी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट इन कोर्ट। तो तीसरे हमारे एक्सेप्शन पे आ जाते हैं, यह है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट में। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पर्सन। वो बेनिफिशियरी सूट फाइल कर सकता है भले ही वो पार्टी रहो या ना रहो एग्रीमेंट का। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16 पर। मिस्टर एक्स की वाइफ उसे छोड़ देती है क्योंकि वो उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता। अब मिस्टर एक्स पर प्रॉमिस करता है वाइफ के फादर से कि वो उसे अच्छा पे ट्रीट करेगा और अलाउंस भी देगा। अब वाइफ भले ही इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर हो बट वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी है। अब डायरेक्टली बेनिफिशियरी है मतलब शी हैज द राइट टू स्यू मिस्टर एक्स। फोर्थ हमारा केस है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी दूसरे पार्टी को असाइन कर दिया है तो वो असाइनी जो है वो भी एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन कंडीशन ये है कि असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 17 पर। मिस्टर अंकित शर्मा क्या करता है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन कर देता है उसकी सन को। अब भले ही सन इज नॉट एन ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सन जो है वो क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस बेनिफिट। वैलिड असाइनमेंट है और एनफोर्सिएबल इन लॉ है।
नेक्स्ट हमारा केस आ जाता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। तो इसमें क्या होता है, प्रॉमिसर कुछ ऐसा कंडक्ट करता है कि वो ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर लेता है थर्ड पार्टी के प्रति। तो इससे क्या होता है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। फिर वो थर्ड पार्टी भी एनफोर्स कर सकती है उस प्रॉमिस को। आ जाते हैं एग्जाम्पल 18 नंबर पे। तो एल जो है वो 20,000 रुपए देता है एम को, लेकिन वो होते एन के लिए है, और एम भी एक्नॉलेज करता है कि हाँ मैं एन के लिए ही ये पैसे जो है वो होल्ड कर रहा हूँ। अब बाद में जो है वो अगर एम रिफ्यूज कर दे एन को देने के लिए, तो एन जो है वो एनफोर्स कर सकता है पेमेंट और रिकवर कर सकता है मनी एम से, क्योंकि एम ने एक्नॉलेज किया था कि उसके लिए वो मनी होल्ड कर रहा है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, यानी कंडीशंस जो लैंड के साथ अटैच्ड है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर लैंड परचेस की और उसके कुछ एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशंस है, और बायर जब वो लैंड लेता है और उसको पता है वो जो ड्यूटीज उसके साथ लैंड के साथ जो अटैच है, तो सेलर का जो सक्सेसर है वो भी उसे उन कंडीशंस को एनफोर्स कर सकता है। एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं। एक लैंड ओनर था, उसके पास 2 लैंड्स थी आजू बाजू में, और वो एक लैंड बेचता है और इसी कंडीशन पे बेचता है कि वो जो लैंड बेची है उसको इंडस्ट्रियल यूज नहीं करना है। सिंपल सा पर्पस था कि जो बाजू में एग्रीकल्चर लैंड है वो पोल्यूशन से खराब ना हो। तो जो कंडीशन जो लैंड के साथ अटैच्ड है इसको हम कहेंगे रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। तो सक्सेसर ऑफ द लैंड मस्ट अबाइड बाय द रेस्ट्रिक्शन, तो उसे भी ये कंडीशन फॉलो करनी होगी। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट पर। तो एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट को एक्ट करना होगा उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में। तो प्रिंसिपल भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स कर सकता है। आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 20 पर। प्रशांत अभिनव को एजेंट अपॉइंट करता है उसका घर बेचने के लिए, और अभिनव वो घर तरुण को बेच देता है। तो प्रशांत जो प्रिंसिपल है हमारा, उसके पास भी राइट होता है प्राइस रिकवर करने का तरुण से। नेक्स्ट है 2.4 वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जनरल रूल क्या कहता है कि एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के है तो वॉइड है, सेक्शन 25 ये कहता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन असेंशियल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों। आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन कैसे वैलिड है। एक्सेप्शन नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। इसके कुछ जो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए वो है, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और पार्टीज जो है वो नियर रिलेशनशिप में चाहिए, एग्रीमेंट राइटिंग में चाहिए, और लॉ के अंडर रजिस्टर्ड भी चाहिए। अगर रिटर्न और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रहा क्लोज रिलेटिव्स के बीच, तो ये एनफोर्सिएबल है बिना कंसिडरेशन के। एग्जाम्पल नंबर 21। हस्बैंड प्रॉमिस करता है उसकी अर्निंग्स देने को वाइफ को, और प्रॉमिस भी एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू करता है। यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये एग्रीमेंट वैलिड है। एग्जाम्पल नंबर 22 पे आते हैं। ए प्रॉमिस करता है डॉटर इन लॉ को कि वो गोल्डन नेकलेस देगा जो 5 लाख रुपीस का है। ये प्रॉमिस भले ही नेचुरल लव एंड अफेक्शन के इसमें दिया गया है, पर प्रॉमिस जो है वो रिटर्न है, साइंड है और रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट वैलिड है अगर बिना कंसिडरेशन के है तो भी। आ जाते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 पर। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कि पास्ट में स्वेच्छा से की गई सर्विसेज, जो सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में है। अगर प्रॉमिस किया जाए कि उसके लिए कंपनसेट करेंगे जो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज है, तो ऐसी प्रॉमिस एनफोर्सिएबल होती है। पर इसके एसेंशियल कंडीशंस क्या है? सर्विस जो दी गई है वो स्वेच्छा से देनी चाहिए यानी वॉलंटरी, और सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए प्रॉमिसर को, और प्रॉमिसर भी एक्सिस्टेंस में रहना चाहिए जब वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हो, और प्रॉमिसर का इंटेंशन हो कि वो जिसने सर्विस प्रोवाइड की है यानी प्रॉमिसी को उसको कंपनसेट करे। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पर। मिस्टर एक्स अपने भतीजे मिस्टर वाई को कोर्ट का केस जीतने में मदद करता है यूजिंग हिज नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। अब वाई जब केस जीत जाता है तो प्रॉमिस करता है एक्स को कि मैं आपको 10,000 दूंगा। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने भतीजा है मिस्टर वाई इसलिए हेल्प किया था, तो ये पास्ट वॉलंटरीली सर्विस हुआ। तो अगर प्रॉमिस किया गया है पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। एक्सेप्शन नंबर 3, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। टाइम बार डेट का मतलब होता है कि डेट जो इतना पुराना हो चुका है कि अब वो टाइम बार्ड हो गया यानी कलेक्टेबल नहीं रहा। लेकिन अगर वादा किया जाए कि इस तरह का डेट जो बार्ड बाय लिमिटेशन है उसे भी पे करेंगे, तो ये प्रॉमिस जो है वो वैलिड है अगर बिना कंसिडरेशन के हो तभी। कंडीशंस क्या है?
प्रॉमिस जो वादा जो किया है वो राइटिंग में होना चाहिए, और जो प्रॉमिस किया है वो डेटर या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट से साइंड होना चाहिए, और लास्टली डेट जो है वो लीगली टाइम बार्ड हो जाना चाहिए एज पर लिमिटेशन एक्ट। एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। ए ओ करता है 60,000 सी को, लेकिन ये जो डेट है वो टाइम बार्ड है बाय लिमिटेशन एक्ट। तो बट ए साइन करता है रिटर्न प्रॉमिस कि फाइनल सेटलमेंट में वो सी को 50,000 रुपीज देगा। तो ये जो वादा ए ने किया है वो टाइम बार्ड डेट के लिए ये इनफोर्सिबल है, लेकिन अप टू ₹50,000 ओनली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही बिना कंसिडरेशन के हो। अब देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 4, एजेंसी, सेक्शन 185 में। तो एजेंसी के लिए किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। एजेंसी बनाने के लिए प्रिंसिपल जो है वो अपॉइंट कर सकता है एजेंट विदाउट ऑफरिंग एनी कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी बन जाती है। एक्सेप्शन नंबर 5 देखते हैं, कंप्लीटेड गिफ्ट। ये दिया गया है सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 1 में। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये रूल इट डज नॉट अप्लाई टू गिफ्ट्स। अ गिफ्ट वंस मेड इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। अब आ जाते हैं एक्सेप्शन नंबर 6 पर, बेलमेंट, सेक्शन 148। बेलमेंट मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। गुड्स जो है वो रिटर्न कर देने चाहिए या डिस्पोज कर देने चाहिए एज पर बेलर्स इंस्ट्रक्शन। किसी भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं। मिस्टर ए क्या करता है, अपने गोडाउन की चाबी मिस्टर वाई को देता है, और मिस्टर वाई अपने ही गुड्स उसमें ए के गोडाउन में स्टोर कर देता है। अब मिस्टर वाई को गोडाउन का पोजीशन मिला है, पर गोडाउन की ओनरशिप वाई के पास है, ऐसा नहीं कह सकते। जब भी गुड्स वाई निकाल लेगा तो उससे गोडाउन की चाबी मिस्टर ए को देनी पड़ेगी। तो ये केस हुआ दोस्तों बेलमेंट का। इस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आ जाते हैं एक्सेप्शन नंबर 7, चैरिटी का केस, जो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में भी देखा गया था। अगर प्रॉमिस किया जाए कि मैं चैरिटी यानी चंदा दूंगा, तो ये इन इटसेल्फ एनफोर्सेबल नहीं होगा। लेकिन प्रॉमिस ही कुछ लायबिलिटी इनकर कर दे उस प्रॉमिस की वजह से, तो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो वी कैन से दैट इट इज एनफोर्सेबल इफ प्रॉमिस हैज एक्टेड अपॉन द प्रॉमिस। एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। मिस्टर जी प्रॉमिस करता है कि वो टेम्पल को 1 लाख रुपए देगा फॉर रिनोवेशन। मिस्टर के जो टेम्पल का सेक्रेटरी है वो कुछ एक्सपेंस भी इनकर कर देता है, क्योंकि उसे वादा मिला था इसलिए। लेकिन जो प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी है ये नॉर्मली एनफोर्सेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ हमने देखा कि सेक्रेटरी ने कुछ लायबिलिटी अंडरटेक कर ली है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड हो गया। तो मिस्टर के जो सेक्रेटरी है वो मिस्टर जी से अमाउंट क्लेम कर सकता है।